झारखंड बोर्ड क्लास 8 के सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है आपके द डिजिटल नॉलेज वर्ल्ड इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मैं रोहित सर आप सभी का वेलकम करता हूं और सभी को जोहार, सभी को नमस्कार। क्लास 8 का जो है ना, आप अब से वीडियो आना चालू हो गया है हमारे चैनल पर, तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखेंगे, ठीक है। और आज जो है सो हमारा साइंस का वीडियो जो है सो ये होने वाला है। उसके बाद धीरे धीरे सारे सब्जेक्ट को डाल देंगे। संडे है, आप लोगों को मालूम है, सारे पेपर आप लोग को एक दिन पहले तैयारी करा देंगे, टेंशन ना लें। सारे क्वेश्चंस आप लोगों को मैं यहाँ पे जो सो गेस्ट करा दूंगा और आप लोग बेहतर करके आएंगे, ये मेरी जो है सो कोशिश रहेगी। चलिए, 10 मार्च को आप लोग एग्जाम है ना, 10 मार्च को आप लोग का एग्जाम शुरू हो रहा है, तो टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होने वाले हैं। तो सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लगभग यहीं से आएंगे जो हम पढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए देर ना करते शुरू करते हैं दोस्तों। लाइव है, सभी दोस्तों को शेयर कर देंगे और जोड़ देंगे अपने क्लासमेट्स को। और व्हाट्सएप ग्रुप भी आपको बनाया हुआ है, आप लोग को मालूम होगा। इसी वीडियो के मोर पे क्लिक करना है। कहाँ क्लिक करना है? मोर पर, और मोर पर क्लास 8 का व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ जाना है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का क्लास और देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन है ना। देख रहे हैं, सबसे फर्स्ट सवाल हमारे पास है, यानी कि पहला सवाल, कोशिकाओं का वह समूह जिसकी रचना, उद्गम तथा कार्य समान हो उसे क्या कहते हैं, है ना। ऑप्शन है कोशिका झिल्ली, केंद्रक, उत्तक और जीव द्रव्य। तो याद रखिएगा, जब भी कोशिका का समूह बोलेगा ना, कोशिकाओं का समूह, तो समूह से ही आप लोग को याद करना कि वो होता है क्या, वो होता है उत्तक। क्या होता है दोस्तों? उत्तक होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट कर लेंगे। आइए सवाल नंबर 2 देखते हैं क्या कि एक कोशिकीय जीव कौन है जी? मक्खी, केंचुआ, अमीबा और तितली। तो याद रखिएगा, एक कोशिकीय जीव की बात करेगा ना तो अमीबा है। क्या है? अमीबा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी खत्म हो गया। आइए सवाल नंबर 3 देखते हैं, जल्दी खत्म करेंगे, है ना। सवाल नंबर 3 क्या है कि सजीव के शरीर की संरचना एवं मतलब संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? भैया कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका। सजीव के शरीर के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। कोशिका भित्ति, उत्तक और कोशिका झिल्ली नहीं होगा, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 3 का भी आप लोग का आंसर जो है सो हमने बता दिया, ए हो जाएगा। और सवाल नंबर 4 है, ठीक है। समय बहुत ही कम है और समय आपके पास जो है सो आज है ना। बाकी कल आपका एग्जाम होने वाला है, तो मैं यही कहूँगा, कल बोले तो मतलब 10 तारीख को, 10 मार्च को मैं आप लोग यही कहूँगा कि जितने भी मतलब क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चंस को आप लोग समय रहते देख लें, हम आपसे यही जो है सो बोलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हमारा अगला सवाल क्या है देखते हैं जी। निम्नलिखित यानी कि निम्न में से अधातु कौन सी है? सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन, इनमें से सभी। हालांकि ऑक्सीजन भी अधातु है, कार्बन भी अधातु है, सल्फर भी, यानी कि दोस्तों सभी, इनमें से सभी क्या है? हमारा अधातु। आइए सवाल नंबर 4 को खत्म करके 5 में बढ़ते हैं। निम्न में धातुओं का उपयोग कहाँ किया जाता है? पटाखों में, उर्वरक में, खाना बनाने के बर्तन में, या फिर इनमें सभी। तो धातुओं का उपयोग जो है ना, यहाँ पर सभी चीज़ों में होता है। पटाखों में भी धातु डाला जाता है, आप लोग मालूम है। उर्वरक में भी, है ना, जैसे हो गया मान लीजिए कि आयरन वगैरह हो गया, है ना, खाना बनाने के बर्तन में भी हो गया, तो सभी हो जाएगा। पटाखे से लेकर के सभी चीज़ में हमारा जो है सो धातु का उपयोग किया जाता है। 5 का आंसर डी कर लेंगे सभी प्यारे बच्चे। सवाल नंबर हमारा जो है दोस्तों 6 है, कौन सी एकमात्र अधातु है जो विद्युत का सुचालक है, यानी विद्युत की सुचालक है? कार्बन, फास्फोरस, ग्रेफाइट एंड सल्फर। तो बहुत ही सही है सारे बच्चे जो ग्रेफाइट कह रहे हैं, यानी जिनको ग्रेफाइट लग रहा है, बहुत ही सही है। कौन सी एकमात्र धातु है जी? तो ग्रेफाइट है वो जो विद्युत का सुचालक है। अधातु होते हुए भी सुचालक है ना। नेक्स्ट सवाल देख रहे हैं कि सूक्ष्म जीव की वृद्धि का, सुनिए क्या है, सूक्ष्म जीव की वृद्धि को रोकने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? नमक, खाद्य तेल, चीनी और उपरोक्त सभी। तो इसमें जो है ना, सूक्ष्म जीव को रोकने के लिए इनमें सभी उपयोग किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इनमें सभी हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट सवाल है, लेग्यूम पौधों की जड़ में कौन सा जीवाणु उपस्थित होता है? राइजोबियम, पेनिसिलिन, राइजोपस, है ना, और स्पाइरोगाइरा। तो इसका आंसर जो है ना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राइजोबियम। यानी लेग्यूम एक पौधा है, पौधे के जड़ों में, दलहन के पौधे को बोलते हैं, इस जड़ों में राइजोबियम जीवाणु पाए जाते हैं, ठीक है। सवाल नंबर 8 कवर। 9 चलते हैं। 9 है, भिंडी की पीत किस सूक्ष्म जीव से होता है? जीवाणु, कवक और शैवाल और विषाणु। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। यानी कि भिंडी की पीत किस सूक्ष्म जीव से होती है? तो जीवाणु से, ठीक है। अगला सवाल है क्या कि विद्युत द्वारा किसी पदार्थ पर किसी वांछित धातु को निक्षेपित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो विद्युत धारा, विद्युत अपघटन है, विद्युत अपघटन और विद्युत लेपन और चालकता। तो विद्युत द्वारा किसी पदार्थ पर किसी वांछित धातु को निक्षेपित करने की प्रक्रिया विद्युत लेपन कहलाती है। क्या कहलाती है? विद्युत लेपन। ऑप्शन नंबर सी। एक्चुअली में अभी हम लोग कहाँ थे? ये
हाँ 10 है ना, 10 में देखिए समझिए क्या था कि विद्युत द्वारा किसी पदार्थ पर किसी वांछित धातु के को निक्षेपित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो इसको बोलते हैं हम लोग विद्युत लेपन। क्या बोलते हैं? विद्युत लेपन। ठीक है। सवाल नंबर 11 देख रहे हैं क्या, कौन सा घोल विद्युत का कुचालक है? नींबू का रस, ये तो सुचालक है। नल का पानी सुचालक है, और सिरका भी सुचालक है। आशुद्ध जल कुचालक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी को आप लोग राइट कर लेंगे। आइए सवाल नंबर देखते हैं 12 में क्या है कि विद्युत अपघटन का क्या उपयोग है? धातुओं के निष्कर्षण में, धातुओं के शुद्धिकरण में, और इलेक्ट्रो प्लेटिंग में, और सभी में। तो 12 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? डी हो जाएगा सभी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। सवाल नंबर 13 है कि निम्न में से कौन जीवों के जनन की अलैंगिक विधि है? निषेचन, कायांतरण, मुकुलन एंड गर्भधारण। तो इसका आंसर हो जाएगा निषेचन। ठीक है, तो इसमें क्या है, कौन निम्न में कौन जीवों के जनन की अलैंगिक विधि है? तो ये तो नहीं होगा, ये नहीं होगा। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, सी मुकुलन। ठीक है, चलिए सवाल नंबर देखिए 14 क्या है कि बाह्य निषेचन किस में होता है? मछली में, स्टारफिश में, मेंढक में और सभी में। तो बाह्य निषेचन इसमें जो है ना सभी में होता है। ठीक है, किसमें हो जाएगा? सभी में। ऑप्शन नंबर डी। सवाल नंबर 15 है, निषेचन की परिणाम स्वरूप क्या बनता है? निषेचन के परिणाम स्वरूप क्या बनता है? भ्रूण, युग्मनज, गर्भ और क्लोन। तो निषेचन के परिणाम स्वरूप जो बनता है वो है युग्मनज। ठीक है, युग्मनज बनता है। ठीक है, निषेचन के जस्ट दौरान क्या बनता है? युग्मनज। सवाल नंबर 16 देख रहे हैं। 16 क्या है दोस्तों? 16 है कि दो सतहों पर संपर्क के कारण कौन सा बल लगता है? पेशीय, चुंबकीय, घर्षण और गुरुत्व। दो सतहों पर संपर्क के कारण कौन सा बल लगता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दो सतहों के संपर्क के कारण जैसे घर्षण बल लगता है। ठीक है, सवाल नंबर हमारा 16 हो गया। चलते हैं 17। एकांक क्षेत्र पर कार्यरत बल को क्या कहते हैं? ऊर्जा, आयतन, दाब और द्रव्यमान। तो एकांक क्षेत्र पर कार्यरत बल जो होता है ना वो दाब होता है। ठीक है, दाब, प्रेशर जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। आइए सवाल नंबर 18 क्या है कि निम्नलिखित बलों में कौन सा संपर्कित बल है? पेशीय बल, चुंबकीय बल और विद्युत बल, स्थिर विद्युत बल है और गुरुत्व बल। तो याद रखिएगा संपर्कित बल जो होता है ना वो पेशीय बल होता है। क्या होता है? पेशीय बल। सवाल नंबर देखते हैं 19 कि सूर्य नाभिकीय अभिक्रियाओं द्वारा क्या उत्पन्न करता है? ऊष्मा, प्रकाश, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो सूर्य जो है नाभिकीय अभिक्रियाओं द्वारा ऊष्मा और प्रकाश यानी कि दोनों, ऑप्शन नंबर सी उत्पन्न करता है। ठीक है, सवाल नंबर 20 है कि कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? कोयला तो है, लकड़ी तो है, प्राकृतिक गैस ना, और पेट्रोल। प्राकृतिक गैस हो जाएगा। ठीक है, पेट्रोल भी है, प्राकृतिक गैस जो हमारा क्या है, ये जीवाश्म ईंधन नहीं है। ठीक है, सवाल नंबर 21 क्या है किसी वस्तु यानी किसी पदार्थ के दहन के लिए क्या आवश्यक है? किसी पदार्थ के दहन के लिए क्या आवश्यक है? तो दहनशील पदार्थ, ज्वलन ताप, ऑक्सीजन और सभी। तो किसी पदार्थ के दहन के लिए आवश्यक जो है सो सभी है ना। उसको ऑक्सीजन भी चाहिए, ताप भी चाहिए और दहनशील पदार्थ भी होना चाहिए। सवाल नंबर देखते हैं दोस्तों 22 क्या है कि जीव काल की वह अवधि जब शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिनके परिणामस्वरूप जनन, परिपक्वता आती है। बाल्यावस्था, युवावस्था और किशोरावस्था और वृद्धावस्था। ऑप्शन हो जाएगा किशोरावस्था, ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है, इसको किशोरावस्था कहते हैं जब जनन परिपक्वता उत्पन्न होती है। ठीक है, चलिए सवाल नंबर देखते हैं 23। क्रोध, चिंता एवं उत्तेजना की अवस्था में कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है? तो थायरॉक्सिन, एड्रीनेलिन और टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन। तो इसका हो जाएगा एड्रेनलिन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। साल में देख रहे हाँ, चलिए सवाल नंबर देख रहे 24 क्या है कि बच्चे के लिंग निर्धारण के लिए कौन उत्तरदायी है? माता पिता दोनों या कोई नहीं? दोस्तों माता पिता दोनों चाहिए। ठीक है, तो माता पिता दोनों होने चाहिए तभी लिंग निर्धारण होगा, नहीं तो नहीं होगा। सवाल नंबर 24 का आंसर क्या हो जाएगा? सी। 25 देखते हैं क्या है कि यदि आपतन कोण का मान 30 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान कितना होगा? अरे भैया 30 डिग्री होगा, जितना आपतन उतना परावर्तन, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सवाल नंबर 25 भी हो गया। 26 चलते हैं। समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है कैसा? आभासी, वास्तविक, धुंधला और कोई नहीं। तो समतल दर्पण से जो बना प्रतिबिंब होता है ना
आभासी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब आभासी होता है, ऑप्शन नंबर ए। सवाल नंबर देख रहे हैं 27 क्या है, वह तंत्र जो दृष्टि रेखा पर नहीं रहने वाले वस्तुओं को भी दिखा सकता है, वो क्या है? पेरिस्कोप और क्या है, किल्डोस्कोप, विक्षेपण और दूरबीन। तो दृष्टि रेखा पर कोई वस्तु अगर नहीं है ना, तब भी एक यंत्र होता है, इसको बोलते हैं पेरिस्कोप। पेरिस्कोप क्या करेगा? आपको वस्तुओं को दिखा देगा। सवाल नंबर 27 हो गया। 28 चलते हैं। काटी गई फसल से बीजों या दानों को अलग करना क्या कहलाता है? निराई, ओसाई, कटाई और थ्रेसिंग। काटी गई फसल से बीजों या दानों को अलग करना क्या कहलाता है? तो उसको थ्रेसिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? थ्रेसिंग कहते हैं, ठीक है। चलिए सवाल नंबर देखते हैं 29 क्या कि आवाज़ नहीं है। अनाज के भंडारण के लिए अनाज में नमी की मात्रा क्या होनी चाहिए? 12% से कम, 22% से कम, 14% से कम और 24% से कम। तो इसका हो जाएगा पता है 14% से कम होना चाहिए। अनाज में नमी होने के लिए 14% से कम जो है उसमें मात्रा होनी चाहिए नमी की, तब अनाज भंडार कर सकते हैं। सवाल नंबर 30 देख रहे हैं, क्या किस जीव को किसानों का मित्र कहा जाता है? दोस्तों केचुआ। सांप तो नहीं होगा, हाथी भी नहीं होगा, चूहा भी नहीं होगा, केचुआ, ठीक है। केचुआ क्या करता है? मिट्टी में उर्वरकता को बढ़ाता है, इसलिए केचुआ क्या है? किसानों का मित्र है। सवाल नंबर देखते हैं क्या है, 31 सूर्य के बाहर ऊपरी सतह का तापमान कितना होता है? 5000 डिग्री सेल्सियस, 6000 डिग्री सेल्सियस और 15000 डिग्री सेल्सियस और 25000 डिग्री सेल्सियस। तो इसका हो जाएगा आंसर नंबर बी, 31 का बी, है ना। मतलब जो है सो सूर्य के सबसे बाहरी परत जो होता है ना, सतह होता है, उसका तापमान होता है कितना? 6 डिग्री सेल्सियस, 6 डिग्री सेल्सियस से लगभग, ठीक है। सवाल नंबर देख रहे हैं 32 क्या है, निम्न में से कौन प्राकृतिक उपग्रह है? सूर्य, चंद्रमा, ध्रुव तारा और आर्यभट्ट। तो इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, चंद्रमा। मतलब कौन सा उपग्रह है? हमारा प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है, ठीक है। और 33 क्या है, किस उपग्रह का द्रव्यमान सबसे अधिक है? पृथ्वी, सूर्य, बृहस्पति और मंगल। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, बृहस्पति। बृहस्पति का जो है ना द्रव्यमान सबसे अधिक है, क्योंकि बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह भी है, पता है ना आप लोगों को। सवाल नंबर देख रहे 34 क्या है कि घर्षण हमेशा क्या होता है? हानिकारक, लाभदायक, आरोपित बल दिशा में कार्य करती है या फिर आरोपित बल का विरोध करती है। तो घर्षण जो होता है ना हमेशा वो ये जो है आरोपित बल की दिशा में कार्य करती है? नहीं, आरोपित बल विरोध, इसके हाँ विरोध यानी विपरीत में काम करती है। आरोपित बल के विरोध में काम करती है, ये सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी 34 का। सवाल नंबर देख रहे हैं 35 क्या है कि घर्षण निर्भर करता है किस पर? पृष्ठ की प्रकृति पर, वस्तु के भार पर या फिर दोनों पर? दोनों पर हो जाएगा, ठीक है, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर सी सही कर लीजिएगा। सवाल नंबर 37 है, घर्षण बढ़ने का तरीका इनमें से कौन सा है? स्नेहक, बॉल बेरिंग द्वारा, सतह का रुखड़ा करना और कोई नहीं। सतह का रुखड़ा कर देंगे तो घर्षण बढ़ जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। 35-36 हो गया। चलते हैं सवाल नंबर 37। इनमें से कौन संश्लेषित रेशा है? नायलॉन, सूती, रेशम और ऊन। संश्लेषित जो होता है नायलॉन होता है, क्या होता है? नायलॉन, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नायलॉन समझ में आ गया, प्राकृतिक तो नहीं है, सूती, रेशम और ऊन प्राकृतिक है, लेकिन संश्लेषित क्या है? नायलॉन। सवाल नंबर 37 का ये हो जाएगा। 38 चलते हैं, निम्न में से कौन 4R में नहीं है? रिड्यूस तो है, रीयूज भी है, रिसाइकल भी है, रिमूव नहीं है, सॉरी रिमूव तो है, रिसीव नहीं है ना। हाँ रिमूव भी नहीं होगा जी, 38 का डी ही हो जाएगा, ठीक है। यानी कि रिसाइकल भी है, रीयूज भी है और रिड्यूस भी है, रिमूव नहीं है, ठीक है। सवाल नंबर देख रहे हैं 39 क्या है कि इनमें से कौन पिघल जाती है परंतु जलती नहीं है? रेयान, पॉलिस्टर, नायलॉन और जूट। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नायलॉन। नायलॉन जो है ना जल जाएगा, पिघल जाएगा परंतु जलेगा नहीं। सवाल नंबर 40 है 40, आवृत्ति का मात्रा क्या होता है? हर्ट्ज। लो भैया ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए सवाल नंबर देख रहे हैं 41 क्या है कि एक कंपन में लगे समय को क्या कहते हैं? आवृत्ति, आवर्तकाल, आयाम और कोई नहीं। तो इसमें बोलते हैं पता है क्या? इसको आवर्तकाल बोलते हैं। लगा समय को बोलते हैं काल, याद रखिएगा, समय मतलब काल, आवर्तकाल। एक कंपन में लगा समय आवर्तकाल कहलाता है। सवाल नंबर 42 देख रहे हैं, ध्वनि संचरित हो सकती है केवल ठोस में, द्रव में और केवल वायु में? सभी में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठोस, द्रव, गैस, सब में, ठीक है। ध्वनि सब जगह चल सकती है, केवल निर्वात में ध्वनि नहीं चलती है, याद रखिएगा। निर्वात रहेगा ना यानी वैक्यूम, वहाँ पर ध्वनि नहीं चलती है ना, नहीं संचरित होती है। चलिए सवाल नंबर 42 भी हो गया है। 43 चलते हैं, थोड़ा सा हम जल्दी कर रहे हैं दोस्तों, जो वीडियो लंबा ना हो, ठीक है। सवाल नंबर 43 क्या है? किसी आवेशित वस्तु से आवेश को पृथ्वी में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया क्या कहते हैं?
भू संपर्कन और तड़ित और प्रतिकर्षण और कोई नहीं। तो याद रखिएगा कि आवेशित वस्तु से आवेश को पृथ्वी में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो भू संपर्कन कहते हैं। ठीक है, सवाल नंबर देख रहे हैं तो 44, भूकंप की शक्ति के परिणाम को कैसे मापा जा सकता है, तो सिस्मोग्राफ से। ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर इसका भी ए हो जाएगा। वोल्ट मीटर तो नहीं होगा, आमीटर भी नहीं होगा और गैल्वेनोमीटर भी नहीं होगा। आइए जल्दी चलते हैं 45 नंबर सवाल की ओर। सवाल 45 क्या है कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं, आवेश 1 2 3 4। तो ऋण आवेश, धन आवेश, आवेश होते हैं 2 प्रकार के। ठीक है, अब चलते हैं 46 नंबर सवाल। देख रहे हैं ना कितना जल्दी हम लोगों ने करा दिया, 15 मिनट की, लगभग 16 मिनट के आसपास में वीडियो खत्म कर दिए, 50 क्वेश्चन है ना। चलिए इसी तरह से हम लोग कम समय में बेहतर क्वेश्चन कर लेंगे दोस्तों। अगले वीडियो को भी लिए आप वेट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, प्यार से कमेंट कीजिएगा कि आप झारखंड के किस डिस्ट्रिक्ट से हमें देख रहे हैं। बाकी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वायुमंडल में निलंबित सूक्ष्म ठोस या तरल कण के बादल को क्या कहते हैं, धुआं, एरोसोल और वाष्प और फ्लोरोकार्बन। इसका हो जाएगा एरोसोल। क्या हो जाएगा, एरोसोल। ठीक है, सवाल नंबर देख रहे हैं 47 क्या है, वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस कितना प्रतिशत है। तो वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस जो है ना 21% है। ठीक है, चलिए सवाल नंबर देखते हैं 48 क्या है कि वनोन्मूलन का अस्थायी हल क्या है, मरुस्थलीकरण, जंतु संरक्षण, पुनर्रोपण और पुनर्चक्रण। तो वनोन्मूलन का अस्थायी हल यही है कि भैया आप पेड़ पौधा लगाइए, मतलब पुनर्रोपण कीजिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सवाल नंबर 49 है कि काला सोना किसे कहते हैं, तो कोयला को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा 49 का। सवाल आखिरी है 50 कि कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है, जल तो है, हवा तो है, सूर्य का प्रकाश भी है, कपड़ा नहीं है। ठीक है, इसलिए आप लोग आंसर कर लेंगे ऑप्शन नंबर डी, कपड़ा को। कपड़ा हमारा प्राकृतिक संसाधन नहीं है। ठीक है, चलिए दोस्तों इसी तरीके से करिए हम लोग 50 क्वेश्चन कर लिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है साइंस के। ठीक है, तुरंत वीडियो आने वाली है मैथ्स की, फिर आपके हिंदी की, इंग्लिश की, एसएसटी की, सभी की वीडियो लाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों जो बच्चे नए हैं ना, आप लोग अपने जो है सो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा और अपना ये टेलीग्राम ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं, आप लोग अपने अकॉर्डिंग जुड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों बाकी सभी को थैंक यू, मिलते हैं फिर से, तब तक के लिए थैंक यू एंड सभी अपना ख्याल रखें, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन। चलिए जी, सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, सभी को जोहार।